एक ऐसी किताब जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सच में स्कूली शिक्षा से ज़्यादा जरूरी है फाइनेंशियल एजुकेशन? रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं, यह ब्लूप्रिंट है फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त करने की। एक बुक पढ़ी आप लोगों ने, रिच डैड पुअर डैड, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। कितने लोगों ने पढ़ी? हर बच्चे के बैग में अगर उसने 10th पास कर ली, उसके बैग में ये पुस्तक डाल दो जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये बुक पढ़ने के बाद आप भारत के 130 करोड़ लोगों से अलग सोचने लग जाओगे। इस किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने दो पिता की कहानी के माध्यम से बताया है कि पैसा कैसे काम करता है और आज के मनी ट्रैप से कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं लेखक के इस क्रांतिकारी सोच को चैप्टर बाय चैप्टर। चैप्टर 1, पुअर डैड वर्सेस रिच डैड। रॉबर्ट कियोसाकी बचपन में दो लोगों से सीखते हैं, एक उनके अपने पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, दूसरे उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। इससे उन्हें दो अलग अलग दृष्टिकोण को समझने का मौका मिला और अपने लिए विकल्पों का चुनाव करना काफी आसान हो गया। उनके दोनों ही डैड उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे, बस अध्ययन के विषय अलग थे। पुअर डैड हमेशा कहते थे अच्छी नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करो, पेंशन मिलेगी, सेफ रहोगे। उनका मानना था नौकरी ही सुरक्षा है। लेकिन रिच डैड कहते थे अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट सीखो, सिर्फ नॉलेज ही असली सुरक्षा है। गरीब पिता कहते थे हम ये नहीं खरीद सकते, मेरी औकात के बाहर है। पर अमीर पिता कहते थे हम इसे कैसे खरीद सकते हैं, ये सोचो। रॉबर्ट को समझ आ गया यहाँ सारा खेल माइंडसेट का है। माइंडसेट ही सबसे बड़ी दौलत है। पुअर डैड सिखाते थे जॉब करके चूहा दौड़ में शामिल हो जाना, लेकिन रिच डैड सिखाते थे फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम करना। चैप्टर 2, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रिच डैड कहते हैं गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी जब छोटे थे तो उनके रिच डैड ने उन्हें अपनी दुकान में बहुत कम पैसे पर काम पर रखा। रॉबर्ट परेशान हो गया और कहा ये तो अन्याय है, आप मेरा शोषण कर रहे हो। इस पर रिच डैड ने कहा तुमने आज सबसे जरूरी लेसन सीख लिया है। मात्र 9 साल की उम्र में तुम इस बात का स्वाद चख चुके हो कि पैसे के लिए काम करने में कैसा लगता है। बस अपने इस आखिरी महीने को जीवन के 50 साल समझ लो और तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि अधिकांश लोगों की जिंदगी कैसे गुजरती है। अगर तुम पैसे के पीछे भागोगे तो उसी के गुलाम बन जाओगे और हमेशा डर में जियोगे। ये डर बिल्स पे करने का, नौकरी छूटने का, EMI का इंसान को उसी सिस्टम का गुलाम बना देता है। अमीर लोग डर के बजाय अपॉर्चुनिटी पर ध्यान देते हैं। मैं इनकम के नए रास्ते कैसे बना सकता हूँ, वो सवाल करते हैं। मैं पैसा कैसे बना सकता हूँ, क्या मुझे अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ानी चाहिए? रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा लर्निंग से डरो मत, काम करो पैसे के बिना भी, लेकिन सीखने के लिए। यही सबसे बड़ा फर्क है। गरीब लोग सिर्फ पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, जबकि अमीर लोग सीखते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। चैप्टर 3, फाइनेंशियल लिटरेसी। किताब के लेखक का मानना है अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों की भाषा आनी चाहिए। रॉबर्ट को बताया गया कि ज्यादातर लोग कड़ी मेहनत तो करते हैं लेकिन पैसे को संभालना नहीं जानते, इसीलिए वे पैसा कमाते हैं और फिर गंवा देते हैं। दोस्तों, हम सब ने लॉटरी जीतने वाले लोगों की कहानियां तो सुनी ही है जो अचानक अमीर बन जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद एक बार फिर गरीब हो गए। लॉटरी में उन्होंने लाखों करोड़ों जीते, लेकिन वे जल्दी ही पहले से भी दयनीय स्थिति में पहुंच गए। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां लोग एकदम से अमीर तो बन गए लेकिन पैसा संभाल नहीं पाए। कुछ ही सालों में उनका सब कुछ चला गया। फाइनेंशियल लिटरेसी के बिना अगर आप सोचते हैं कि पैसा सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा तो आपको काफी मुश्किलों का सामना करना होगा। बुद्धिमत्ता समस्या को सुलझाती है और पैसे बनाती है, लेकिन वित्तीय बुद्धि के बिना 4 दिन की चांदनी की तरह पैसा जल्दी ही चला जाता है। अब सवाल उठता है कि पैसे को संभालना सीखे कैसे? इसका जवाब है एसेट और लायबिलिटीज का फर्क समझकर। एसेट वो चीज होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटीज वो चीज होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। मान ले आपने एक बड़ा घर या कार ये समझकर खरीदा कि मैं अपने लिए एक संपत्ति यानी एसेट खरीद रहा हूँ, और ये जरूरी नहीं कि वो एसेट हो। अगर आप उससे एक पैसा भी नहीं कमा रहे हैं, उल्टे उस घर या कार का EMI और अन्य खर्चे अपनी जेब से भर रहे हैं, तो आपके लिए वो एक दायित्व यानी लायबिलिटीज है। बुक के ऑथर कहते हैं अमीर लोग एसेट खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, लेकिन उन्हें एसेट समझते हैं। स्कूल हमें ये नहीं सिखाता, वो बस हमें नौकरी के लिए तैयार करता है। लेकिन असली सीखने वाली बात यह है पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है और उसे कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। चैप्टर 4 है टैक्स और कॉरपोरेशंस।
रॉबर्ट कियोसाकी को उनके स्कूल में टैक्स के बारे में कभी साफ जवाब नहीं मिला, लेकिन रिच डैड ने उन्हें और उनके दोस्त माइक को बताया सरकार टैक्स गरीब और मिडिल क्लास से लेती है। अमीर लोग इसका लूप होल ढूंढ लेते हैं जिसके सहारे वे टैक्स से बच जाते हैं या बहुत कम टैक्स देते हैं। टैक्स को अच्छी तरह से समझने के लिए पहले इसके इतिहास को जानना पड़ेगा। सबसे पहले टैक्स आया गरीबों के लिए नहीं, अमीरों के लिए। लोगों ने इस फैसले को पूरे दिल से सपोर्ट किया क्योंकि उन्हें लगा जो ज़्यादा कमाते हैं वही ज़्यादा टैक्स दे। हालांकि इनकम टैक्स का उद्देश्य अमीरों को दंड देना था, लेकिन अंततः यह उन्हीं लोगों को दंडित करने लगा जिन्होंने इसकी पैरवी की थी, गरीब और मध्य वर्ग। अमीर लोगों ने कॉरपोरेशंस बनाई। अब टैक्स इंडिविजुअल पर नहीं बल्कि पूरे कंपनी पर लगने लगा, जहां बहुत सारे लूप होल्स थे। गरीब और मिडिल क्लास लोग कमाते हैं, सबसे पहले सरकार को टैक्स देते हैं, फिर खर्च करते हैं। अमीर लोग कमाते हैं, खर्च करते हैं, फिर बचे हुए पैसे पर टैक्स देते हैं। यह है कॉरपोरेशंस की ताकत। मान लो आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है और सरकार 20% टैक्स लेती है, तो आपके पास बचेंगे 80,000 रुपये। इसी में आप अपने सारे खर्चे करेंगे। वहीं पर एक अमीर इंसान भी 1 लाख ही कमा रहा है, वो सबसे पहले कॉरपोरेशंस के थ्रू सारे खर्चे एडजस्ट करेगा, जैसे कार, ट्रैवल, गैजेट्स, यहाँ तक कि उसके लंच के खर्चे भी कंपनी के एक्सपेंस में जाता है। रॉबर्ट कहते हैं पुअर डैड ने कभी कॉरपोरेशंस के बारे में बात नहीं की, लेकिन रिच डैड ने मुझे सिखाया कि अगर आप टैक्स के गेम को समझ गए तो उसी सिस्टम में रहते हुए आगे निकल सकते हो। चैप्टर 5 है द रिच इन्वेंट मनी। अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। इसके लिए आपको साहसी बनना पड़ेगा। आपके अंदर लाख वित्तीय प्रतिभा और तकनीकी ज्ञान क्यों न हो, अगर साहस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अक्सर आपने कुछ लोगों को बहादुरी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं, वहीं पर ज्यादातर लोग अपनी एक जीवन रक्षक से चिपके रहते हैं और सुरक्षित खेलना चाहते हैं। ऐसे लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं, जैसे कि जोखिम क्यों लेना, मैं अपने वित्तीय IQ को विकसित करने का झंझट क्यों पालूं, मुझे वित्तीय दृष्टि से साक्षर क्यों बनना चाहिए। इन सभी सवालों के लिए रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में एक ही बात लिखते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आपके पास ज़्यादा विकल्प मौजूद रहे। अपने वित्तीय IQ को विकसित करने से आप अवसरों को देख सकेंगे और उन पर काम कर सकेंगे। अपॉर्चुनिटी हमेशा दिखाई नहीं देती, कभी कभी आपको उसे क्रिएट करना पड़ता है। अमीर लोग पैसा कमाने के लिए जॉब पर डिपेंड नहीं रहते, वो अवसर ढूंढते हैं और जहाँ कोई अवसर ना हो वहाँ बनाते हैं। पुअर डैड का माइंडसेट था सेफ खेलो, रिस्क मत लो, अगर नौकरी पक्की है तो सब ठीक। लेकिन रिच डैड कहते हैं जो लोग ज़्यादा जानते हैं वो रिस्क नहीं लेते, वो कैलकुलेट करते हैं। असल में अमीर बनने के रास्ते में अगर कोई सबसे बड़ी बाधा है तो वह है डर और संदेह। रॉबर्ट बताते हैं जब वो इन्वेस्टमेंट करने की सोचता था तो उनके अंदर का डर कहता था अगर पैसे डूब गए तो, अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन रिच डैड ने उन्हें सिखाया हर बार जब डर तुम्हें रोके तो अपने आप से एक सवाल जरूर पूछना, क्या मैं सीखने से डर रहा हूँ या असफल होने से। सोचने के तरीके में छोटे से छोटा फर्क जीवन में बहुत बड़ा असर डालता है। गरीब पिता हमेशा कहते थे मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, ये सोच को रोक देती है, सोचने की क्षमता को किल कर देती है। वहीं अमीर पिता कहते थे मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। ये सवाल दिमाग को समाधान और अवसर ढूंढने को प्रेरित करती है। अपने आप से किया गया एक सिंपल सा क्वेश्चन पूरी सोच और नजरिया बदल सकता है और डर को रुकावट बनाने के बजाय सीखने और समाधान खोजने का जरिया बना देता है। चैप्टर 6 है सीखने के लिए काम करो, पैसों के लिए नहीं। ज़्यादातर लोग एक ही सोच के साथ काम करते हैं, अच्छी सैलरी मिले बस जिंदगी सेट है। लेकिन रिच डैड रॉबर्ट से कहा करते थे अगर तुम हमेशा पैसों के लिए काम करोगे तो तुम जिंदगी भर किसी और के लिए ही काम करते रहोगे। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं कि स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया में मुझे पहली नौकरी मिल गई। मेरी शुरुआती वेतन सालाना लगभग $42,000 थी और मुझे साल में सिर्फ 7 महीने ही काम करना था। अगर मैं चाहता तो 5 महीने की छुट्टियों में अपनी सैलरी को आसानी से दोगुनी कर सकता था। मेरे सामने एक बेहतरीन करियर ऑप्शन था, लेकिन मैंने 6 महीने बाद ही वहाँ से इस्तीफा दे दिया और हवाई जहाज उड़ाना सीखने के लिए मरीन कॉर्प में भर्ती हो गया। दरअसल मैं वहाँ लोगों का नेतृत्व करना सीखना चाहता था। इसके बाद मैं कई जॉब लिए और छोड़े क्योंकि मेरा उद्देश्य सीखना था, नौकरी करना नहीं। ये सब देखकर मेरे गरीब डैडी चकरा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था मैं ऐसे बेहतरीन करियर ऑप्शंस छोड़ क्यों रहा हूँ। उन्हें ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि नौकरी की सुरक्षा मेरे गरीब डैडी के लिए सब कुछ था और सीखना मेरे अमीर डैडी के लिए सब कुछ था। वे हमेशा पूछते थे तुम कौन से स्किल सीख रहे हो। रॉबर्ट जब जेरोक्स कंपनी में जॉब करते थे तो उनके अमीर पिता को उन पर गर्व था, लेकिन उनके गरीब पिता काफ़ी शर्मिंदा थे। उन्हें लगता था सेल्स पीपल का काम काफ़ी निचले स्तर का होता है। रॉबर्ट ने 4 साल तक जेरोक्स में काम किया
क्योंकि उन्हें सीखना था बेचना, बोलना और इन्फ्लुएंस करना। ये वो स्किल थी जो उन्हें फ्यूचर में करोड़ों का रिटर्न देने वाली थी। बिजनेस की दुनिया में अगर आप ग्रेट कम्युनिकेटर हैं तो आप एवरेज प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं। इसीलिए सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं, बल्कि सवाल ये है कि आप कितना सीख रहे हैं। यही फर्क होता है एक एम्प्लॉय और एक एंटरप्रेन्योर में। चैप्टर 7 है बाधाओं को पार करना। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार आपके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा नॉलेज की कमी नहीं है, बल्कि ये 5 चीज़ें हैं: डर, निराशावाद, आलस, बुरी आदत और अहंकार, जो आपको आगे बढ़ने से रोके रखा है। बात करें डर की तो लोगों के अंदर डर सबसे बड़ी बाधा है, जो उन्हें हमेशा के लिए रैट रेस में फंसा कर रखता है और वे कभी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे पैसे खोने के डर से जकड़े रहते हैं। उन्हें लगता है अगर मैं पैसे को इन्वेस्ट करूं और घाटा हो गया तो क्या होगा, इसीलिए वे 9 to 5 जॉब के चक्कर में फंसे रहते हैं। दूसरी बाधा है शंका और निराशावाद। लोगों के द्वारा कही गई नकारात्मक बातें और अपनी ही शंका हमें रोकती है, जैसे कि अगर मैंने ये किया तो लोग क्या कहेंगे, कहीं ये स्कैम तो नहीं, शेयर मार्केट एक जुआ है, अगर ये सही होता तो सब करते। ऐसे डाउट्स और निगेटिविटी आपके कॉन्फिडेंस को खा जाती है। फिर तो इन्वेस्टमेंट करना और आगे बढ़ना तो दूर, उसके बारे में आप सोचने की भी साहस नहीं कर पाएंगे। किताब के लेखक की माने तो ज़्यादातर लोग दूसरों की राय पर भरोसा करते हैं, अपनी समझ पर नहीं। तीसरी बाधा है आलस। बिजी दिखना और सच में काम करना दोनों अलग चीज़ें हैं। लोग अपनी आलस को छुपाने के लिए खुद को बिजी होने का बहाना बनाते हैं, लेकिन सफल व्यक्ति ये मानते हैं कि अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो उसके लिए टाइम बनाया जा सकता है। चौथी चीज़ जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है वो है एरोगेंस, यानी कि अहंकार, खुद को सबसे समझदार समझना। जैसे ही आप सोचते हैं मुझे सब पता है, वही आपकी ग्रोथ की आखिरी सीढ़ी होती है। इसके स्थान पर जब कोई बात समझ ना आए तो कहो आई नीड टू लर्न, मुझे सीखने की ज़रूरत है। पांचवी बाधा है बैड हैबिट्स। ज़्यादातर लोग अपने पैसों से बाकी सारा काम पहले करते हैं और खुद को सबसे अंत में पे करते हैं। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी इसे बैड हैबिट्स मानते हैं। यहाँ खुद को पे करने का मतलब है पैसों को खर्च करने से पहले अपने और अपने भविष्य के लिए बचत करना। जैसे ही आपके पास आपकी सैलरी या कोई भी इनकम आए, सबसे पहले उसका एक हिस्सा अपने भविष्य और निवेश के लिए निकाल लेना चाहिए। बाकी बचे पैसों से अपने खर्चे मैनेज करिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 7 चैप्टर्स के माध्यम से रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड के मेन मैसेज को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब आपको क्या करना चाहिए? अभी फाइनेंशियल फ्रीडम का समय है। आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए, माइंडसेट, नॉलेज और एक्शन का। इसके साथ आप धीरे धीरे अपनी फाइनेंस और शेयर मार्केट से संबंधित नॉलेज को बढ़ाकर पैसिव इनकम क्या होता है इसके बारे में सीखकर अपनी इन्वेस्टमेंट की यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट का लिंक दे दिया गया है, वहां से भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।